गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय संविधान निर्माण पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान सभा ने किस तरीके से अथक परिश्रम और इतने कठिन समय में मेहनत करके लोगों की सहायता से एक संविधान निर्माण किया और लोगों को क्या क्या सपने दिखाए, उसी के बारे में हम लोग को चर्चा करेंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है सपने और वादे। भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर आपको हैरानी अवश्य होती है, जो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, परंतु संविधान सभा के कई सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में संविधान से अपनी अपेक्षा के विषय में लिखा था। संविधान सभा में ना होते हुए भी गांधी जी के लोक कल्याणकारी राज्य यानी राम राज्य और हरिजन समाज के लिए जो गांधी जी के विचारधाराएं थे, जो दलित वर्ग के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, जो समाज में दलित कुचले बहिष्कृत लोगों थे, उनके लिए जो गांधी जी के विचार थे, अम्बेडकर के विचार थे, वो सारे संविधान में लागू किए गए। उन्होंने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से एक विचार रखा कि मुझे संविधान के निर्माताओं से या संविधान से ये उम्मीद है। मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने, यानी जो संविधान बने वो लगे कि सबका है, उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग व निम्न वर्ग ना रहे, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें, ऐसे भारत में छुआछूत या शराब या नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। मतलब गांधी जी ने एक प्रोफार्मा कह सकते हैं एक लाइन ऐसे खींच दी थी कि इससे ज़्यादा इससे कम होगा तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं रहेंगी। ठीक है ना। तो लिखा था, असमानता और भेदभाव मुक्त भारत का सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी हृदय में था। मैंने बताया, जो स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री भी थे और संविधान सभा में प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है ना। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का संस्थापक थे। उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने बताया, भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है, इस विषय में उनके विचार अन्य सभी लोगों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी जी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में अंबेडकर ने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। अंबेडकर को ये बात पता थी कि कानून की नज़र में तो सब समान रहेंगे, लेकिन अभी वास्तव में भी जो आर्थिक और सामाजिक यानी जो धरातल पे चीज़ें हैं उसमें अभी भी असमानताओं से भरा रहेगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट की बात करते हैं, हर वोट का समान महत्व का सिद्धांत को मानते हैं। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। यानी जो बात कानून में है वो इस तरीके से लागू नहीं होगी, ऐसी विचारधारा उनकी थी, ऐसी उनकी शंका थी। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? यदि यह नकारना अधिक लंबे समय तक चलता रहा तो हमें राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। यानी ये जो अमीर गरीब की जो गैप है, खाई है, अगर ये नहीं पूर्णता भरी गई तो शायद जो संविधान का काम है वो पूर्ण नहीं होगा। ठीक है ना। आइए अंत में 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक भाषण है। इस भाषण में नेहरू ने क्या किया था, भाषण को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। अब संविधान के दर्शन ने संविधान की विचारधारा क्या थी, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिन मूल्यों के द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था उसी के आधार पर संविधान के दर्शन की बातें की गई हैं।
जिन मूल्यों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा और उससे दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, वही मूल्य भारतीय लोकतंत्र का आधार बने थे। उन्हें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। ऐसा नहीं था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन में या अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में जो बातें की गई थी उसके उलट संविधान में बातें की गई थी, ऐसा नहीं था। इन्हीं के अनुरूप हमारे संविधान की सभी धाराएं भी बनी थी। संविधान का आरंभ जो वो आधारभूत मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका से पूरा होता है, यानी हमारे कानून में कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं, किस उद्देश्य से संविधान का निर्माण हुआ है, ये सारी बातें छोटे से उद्देशिका से शुरू होती हैं। जैसे फिल्म कहानी या कोई होता है तो उसमें आपके शुरू में स्क्रिप्ट में या कह सकते हैं इंडेक्स रहता है या नंबरिंग चलती है कि ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये राइटर है, ये एक्टर है, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। ऐसे संविधान के उद्देशिका में भी सारी बातें लिखी थी। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। यानी वही होता है कि किताबों में या कई चीज़ों में प्रस्तावना या उद्देशिका इसलिए लिखा जाता है कि इस बुक में आगे क्या है, आगे ये बुक किस काम की है, ये सारी चीज़ें कहाँ रहती है, आपकी प्रस्तावना में रहती है। समकालीन विश्व के अधिकांश देश अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर अपने संविधान की उद्देश्य का शुरुआत एक प्रस्तावना से करते हैं। संयुक्त राज्य के में भी ये लिखा था, क्या लिखा है, संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के और दक्षिण अफ्रीका के दोनों लोगों के ये संविधान में जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है लिखा है। और भारत में क्या है, भारत की उद्देशिका क्या है, भारत की उद्देशिका देखिए क्या है। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक शब्द या महत्वपूर्ण शब्द को अर्थ को जानें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुंदर सी कविता प्रतीत होती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिसमें पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और निर्णय के परीक्षण और मूल्यांकन का एक मानक तय करता है कि किस तरीके से सरकार अपने नियमों और मूल्यों को करेगी। ठीक, इसके द्वारा यह जांच कर सकते हैं कि कौन सा कानून अच्छा है और कौन सा बुरा। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। भारत का संविधान उद्देशिका यानी प्रस्तावना, हम भारत के लोग यानी जितने भी लोग हैं सब भारत के हैं। भारत को एक संपूर्ण यानी भारत को एक अच्छा देश बनाने के लिए, अखंड बनाने, संप्रभुत यानी तोड़ने बांटने की बात नहीं करेंगे, संपन्न यानी हर तरीके से धन दौलत आर्थिक राजनीतिक तरफ से मजबूत बनाए, समाजवादी यानी हर वस्तु पे सभी लोगों का अधिकार, पंथ निरपेक्ष यानी किसी भी जाति धर्म पे नहीं पड़ेंगे, पंथ निरपेक्ष मतलब निष्पक्ष रहेंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य रहेगा यानी जो यहाँ का राष्ट्रपति रहेगा उसका हर 5 वर्ष पे चुनाव होगा बनाने के लिए समस्त नागरिक यानी केवल सरकार ही नहीं जितने भी नागरिक सबको समाज के स्तर पे, आर्थिक धन के स्तर पे और राजनीतिक यानी चुनाव जो इस सभी स्तर पे न्याय देंगे। क्या है न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 जनवरी 1949 की एक्ट द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान के बारे में बताती है कि भारत की संविधान कैसा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए। हम भारत के लोग भारतीय संविधान का निर्माण अधिनियम भारतीय जनता को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसके किसी राजा या बाहरी आदमी ने किया। इसका मतलब ये है प्रभुत्व संपन्न लोगों को स्वयं से जुड़े मामले में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी व्यक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। पंथ निरपेक्ष नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने में पूर्ण स्वतंत्रता है। कोई धार्मिक आधिकारिक नहीं है। भारत में कोई भी धर्म नहीं है जैसे पाकिस्तान और अन्य देशों में है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों का सम्मान कर समाजवादी समाज में संपदा सामूहिक रूप से उत्पन्न होगी। जो भी समाज में संपदा रहेगी उस पर सबका अधिकार रहेगा, कोई एक व्यक्ति का इसमें नहीं रहेगा। चाहे वो सरकारी जमीन हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, सभी पर उस पर बराबर कानून बराबर नियम लागू होंगे, सभी में उस पर बराबर से देखभाल होगी।
लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप होगा जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, लोग अपने शासन का चुनाव करेंगे और उसके प्रति जवाबदेह होंगे। या सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुसार भी चलेगी। गणराज्य शासन का प्रमुख जो लोगों के द्वारा चुना जाएगा, न कि वह वंशानुगत या खानदान का होगा। न्याय नागरिकों को लिंग भेद जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये सारी चीजें इसमें बताई गई। स्वतंत्रता इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं रहेगा। प्रत्येक नागरिक कैसे सोचे, कैसे रहे, कैसे घूमे टहले, इसकी वो अमल करेगा, यानी वह स्वतंत्र रहेगा। समानता कानून की दृष्टि में सभी समान रहेंगे। पहले से चली आ रही सामाजिक अमानताओं को समाप्त करना होगा। सरकार प्रत्येक नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था करेगी। बंधुता हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के ही सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कम आतर न माने। ये सारी चीजें भारतीय संविधान की उद्देश्य का या प्रस्तावना में थी। संस्थाओं का स्वरूप संविधान केवल दर्शन और मूल्यों का संग्रह नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही जिक्र कर चुके हैं। संविधान उन मूल्यों को संस्थागत रूप देने का प्रयास था, यानी जो बातें कही गई वो केवल ऐसे हवाई ना रहे, वो जमीनी स्तर पे भी उतरे, लोग उसका पालन करें, चाहे वह सरकार हो या जहाँ की जनता हो, यहाँ के लोग हो, नागरिक हो। इसके लिए उसको धरातल पे जमीनी स्तर पे उतारने का भी प्रयास हमारे संविधान सभा के जो लोग थे उन लोगों ने किया। संविधान के द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्य प्रणाली और दायित्व दिए गए हैं। यह बहुत ही विस्तृत और लंबा दस्तावेज है। इसी कारण समय समय पर संविधान में परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है। भारत के संविधान निर्माताओं ने सोचा कि संविधान को लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए तथा समाज में हो रहे बदलाव से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इस पवित्र अस्थायी तथा न बदले जाने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने परिवर्तनों को समय समय पर सम्मिलित करने का भी प्रावधान रखा। इन्हीं परिवर्तनों को संविधान संशोधन के नाम से दिया गया और शायद इसीलिए भारत का संविधान कभी फेल नहीं हुआ। और आज भारत का संविधान विश्व के अच्छे संविधानों में गिना जाता है, क्योंकि इसमें भारतीय लोगों को, भारतीय संविधान के जो निर्माता थे, उन्हें यह बात का एहसास था कि आने वाले समय में कुछ कानून ऐसे रहेंगे जो इस समय तो सही हैं, लेकिन आने वाले जब वर्तमान समय रहेगा, जैसे इस समय हम लोग जिस वर्ष शासन में रह रहे हैं, जिस वर्ष में रह रहे हैं, तो वो कुछ कानून उनके लिए अच्छे कह सकते हैं, अड़ंगा डाल सकते हैं या बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए इसमें संविधान संशोधन की बात की गई है। संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है वो 368 है और ये अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। संविधान के संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया गया है। यदि आप पहली बार संविधान को पढ़ेंगे तो उसे समझना बहुत कठिन होगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना ज़्यादा कठिन नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी सभी नियमों को बताता है जिनके अनुसार सरकारों का चुनाव किया जाएगा। उसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी, कौन विषय में कौन फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए भी एक लक्ष्मण रेखा तय करता है। सरकार उससे आगे नहीं बढ़ सकती, यानी नागरिकों को भी स्वतंत्रता संविधान से मिली गई है। सरकार उसके संविधान से मिली जो अधिकार उसको छीन नहीं सकता। पुस्तक के शेष 3 अध्याय प्रकृत अध्याय भारतीय संविधान के 3 पक्षों के विषय में आधारित हैं। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर दृष्टि डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में यह किस तरह से काम करते हैं। पर यह पुस्तक भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सभी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ बाकी तथ्यों को हम अगली कक्षा की पुस्तकों में चर्चा करेंगे। आपकी ये पुस्तक समाप्त होती है, ये चैप्टर समाप्त हो रहा है, संविधान निर्माण। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना।